चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण में हम आज का टॉपिक है मुक्त पतन। देखिए, अगर आप कोई वस्तु को ऊंची बिल्डिंग पर जाओ और वहां से छोड़ दो और वस्तु जो है वो केवल पृथ्वी की आकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ गिरे तो उसे हम क्या कहते हैं? मुक्त पतन। यानी कि देखिए, आप जब जानते हैं कि पृथ्वी जो होती है वो सभी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है और इस आकर्षण बल को हम कहते हैं गुरुत्वीय बल। क्या कहते हैं इस आकर्षण बल को? गुरुत्वीय बल कहते हैं। अब अगर आपने कोई वस्तु ऊपर से छोड़ी है, सिर्फ छोड़ी है, आपने ऐसे फोर्स से नहीं फेंकी है, ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर आपने वस्तु को ऐसे छोड़ दिया, आपने अपना कोई फोर्स नहीं लगाया, तो अब वस्तु जो नीचे की तरफ गिर रही है, तो वो जो पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो रही है या नीचे की तरफ गिर रही है, वो किस वजह से गिर रही है? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की तरफ गिर रही है। और उस वजह से उस वस्तु जो है, क्योंकि जब वो नीचे की तरफ गिरती है तो उसकी दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसके वेग में निरंतर परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि वस्तु जितना पृथ्वी के पास जाती जाती है उतना उस पर गुरुत्वाकर्षण बल उतना ज्यादा लगने लगता है। तो क्योंकि पृथ्वी अगर कोई वस्तु मुक्त पतन में गिर रही है तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके वेग में निरंतर परिवर्तन होता है और उसी निरंतर वेग में परिवर्तन के कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और इस त्वरण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्योंकि वो त्वरण किस वजह से उत्पन्न हुआ है? इस गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न हुआ है। तो उस त्वरण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। जब वस्तु मुक्त पतन में गिर रही है यानी फ्री फॉल हो रहा है तो उसके अंदर जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। और उसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आपने गुरुत्वीय बल का परिणाम देखा था। F इक्वल टू क्या होता है? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। ये F का फॉर्मूला था जो गुरुत्वीय बल का मान निकालने का फॉर्मूला था। एक आपने और F का फॉर्मूला पढ़ा है, F इक्वल टू होता है ma। और क्योंकि यहाँ मुक्त पतन में हम बात कर रहे हैं तो जो त्वरण होगा वो क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो हम a की जगह क्या लिख सकते हैं? G। तो हमारे पास F की एक और फॉर्मूला आया, F इक्वल टू mg। इसे हम एक और इसे हम दो नाम दें तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण एक और दो से, एक व दो से, दोनों f के इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए? इक्वल हुए। तो इसका मतलब ये हो गया कि F इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर भी होता है और F इक्वल टू एम जी भी होता है। तो यहाँ देखो, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया तो हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण g का फॉर्मूला क्या आया? जी एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ m क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m वस्तु का द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर m से m कट गया, मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। और अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर पड़ी है तो इस d की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पृथ्वी की त्रिज्या r लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और इस g का मान जो होता है, क्योंकि देखिए ये जो है ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। इसकी वैल्यू आपको पता होती है। पृथ्वी का द्रव्यमान कभी बदलता नहीं, ये नियतांक है, कभी बदलेगा नहीं। पृथ्वी का द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, पृथ्वी की त्रिज्या भी कभी बदलती नहीं है। इसका मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान फिक्स होता है और वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखना है आपको, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फॉर्मूला होता है G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान ध्रुवों पर ज्यादा होगा या विषुवत रेखा पर। तो यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे आप ध्रुव से, पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं, विषुवत रेखा की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि यहाँ इस r की बजाय पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पर ज्यादा होती है। यहाँ पर ये r ज्यादा होता है, ये r क्या है? कम है। तो अगर r कम होगा, देखो g और r एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर r बढ़ेगा तो g कम होगा। तो r ज्यादा कहाँ है? पृथ्वी की त्रिज्या ज्यादा कहाँ है? यहाँ विषुवत रेखा पर, विषुवत वृत्त पर ज्यादा है। तो जैसे ही विषुवत वृत्त पर जाएंगे r बढ़ेगा तो g क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ g कम होता है और यहाँ g ज्यादा होता है। आप रीजन बता सकते हैं आसानी से कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत वृत्त की तुलना में ज्यादा होता है, क्योंकि ध्रुवों पर जब ध्रुव पर कोई अगर वस्तु पड़ी है तो वहां पृथ्वी की त्रिज्या r का मान क्या होता है?
कम होता है, और अगर r कम होता है तो g क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फॉर्मूले से आप बता देंगे, क्योंकि g और r एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और उसका आंसर आपको लिखना है। दूसरा है, मुक्त पतन को अगर डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे कि कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी की तरफ गिर रही है और वो केवल गुरुत्वाकर्षण बल से ही आकर्षित हो रही है, उस वजह से गिर रही है, तो हम कहते हैं कि वस्तु क्या है, मुक्त पतन में है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई वस्तु अगर पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रही है या पृथ्वी की ओर गिर रही है सिर्फ उसी बल के कारण, तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं कि ये मुक्त पतन में है। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। ये गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू निकालनी है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, G=gm/r²। याद रखना है गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। और यहाँ वैल्यू याद रखनी है 9.8 मीटर/सेकंड²। और याद रखना है कि ध्रुवों पर वैल्यू जो होती है g की वो ज्यादा होती है, क्योंकि ध्रुवों पर r की वैल्यू कम होती है। यहाँ r कम होता है इसीलिए g ज्यादा होता है, और यहाँ r ज्यादा होता है इसीलिए g क्या है, कम है। तो इस तरह से आप गुरुत्वीय त्वरण को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान एवं भार। देखिए, द्रव्यमान जो होता है किसी भी वस्तु का, वो उसके जड़त्व पर निर्भर करता है। मतलब कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व ज्यादा होगा। जड़त्व क्या है, कोई भी वस्तु जो होती है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का कितना विरोध करती है, उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जैसे देखो कि अगर आप किसी कार को धक्का दोगे और खिसकाने की कोशिश करोगे और एक ट्रक को धक्का देके खिसकाने की कोशिश करोगे, तो आप ये देखोगे कि ट्रक का द्रव्यमान कार के द्रव्यमान की तुलना में क्या है, ज्यादा है। तो अगर ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है तो आप ट्रक को धक्का दोगे तो वो क्या करेगा, वो खिसकेगा नहीं, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का जितना विरोध करती है उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व किसका ज्यादा होता है, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है। हम देख रहे हैं कि ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है कार से, इसीलिए ट्रक में जड़त्व जो होगा वो कार से क्या होगा, ज्यादा होगा। द्रव्यमान में आपको ये ध्यान रखना है कि द्रव्यमान जो होता है वो कभी भी स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता। अगर आप चंद्रमा पर हैं तब भी द्रव्यमान आपका उतना ही होगा, अगर आप पृथ्वी पर हैं तब भी द्रव्यमान उतना ही होगा। लेकिन अगर आप भार की बात करें तो भार, किसी वस्तु का भार को आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वो वस्तु पृथ्वी की ओर किस बल से आकर्षित हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और F इक्वल टू क्या होता है, mg, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। यानी कि अगर पृथ्वी पर आप किसी वस्तु का भार देखेंगे तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर आप चंद्रमा पर जाएंगे तो वहां गुरुत्वाकर्षण बल का मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाएगा, तो वहां पर वस्तु का भार भी बदल जाएगा। तो भार स्थान बदलने पर बदल जाता है, क्योंकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा का अलग है, पृथ्वी का अलग है। और लेकिन द्रव्यमान देखेंगे आप तो जो पृथ्वी पर द्रव्यमान होगा वो ही चंद्रमा पर भी द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। अब F इक्वल टू mg है और इसका मात्रक जो होगा अगर आपको पूछ ले तो न्यूटन होता है। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, यानी कि भार है। तो भार क्या है, भार के लिए हम वेट यूज करते हैं तो हम F की जगह W यूज कर सकते हैं और W इक्वल टू mg हो जाएगा। और इसका मात्रक सेम बल के मात्रक की तरह ही क्या होता है, न्यूटन होता है। जबकि आपको पता है द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक पूछ ले तो क्या होगा, किलोग्राम। द्रव्यमान को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि भार का मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ पर कभी कभी आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेंगे कि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर सपोज कि 60 न्यूटन है, पृथ्वी पर कितना है, 60 न्यूटन, तो इसका चंद्रमा पर भार कितना होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पृथ्वी के भार अगर दे रखा हो और चंद्रमा पर पूछे तो चंद्रमा पर भार कम होता है। क्यों, क्योंकि भार किस पर डिपेंड कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण पर। क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, जी मून लिख रही हूँ मैं, और इसीलिए यहाँ पर W क्या आएगा, कम आएगा। और वो कितने गुना कम होता है, वो 1/6, मतलब 6 गुना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/6 होता है। तो अगर आपको पृथ्वी पर भार पता है और चंद्रमा पर पता करना है तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू जो पृथ्वी पर भार है उसको आपको 6 से डिवाइड करना है, यानी कि आपको याद रखना है ये 1/6 होता है।
पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, 1/6 होता है। तो अगर 16 न्यूटन पृथ्वी पर है, 6 से डिवाइड करोगे तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार केवल कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। कभी कभी यह है कि आपको द्रव्यमान देकर भी भार पूछ लेंगे। सपोज आपको दे दिया कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है, 10 किलो क्या है, द्रव्यमान है, तो आपको m दे रखा है और आपको भार पूछ लिया, तो भार इज इक्वल टू होता है W इज इक्वल टू mg। तो आप m की जगह वैल्यू पुट करेंगे 10 और g की वैल्यू क्या होती है 9.8, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यहाँ 10 कट हो जाएगा और 98 न्यूटन। न्यूटन क्या है, भार का मात्रक है। याद रखना है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम जबकि भार का मात्रक न्यूटन होता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है पृथ्वी की तुलना में, इसीलिए चंद्रमा पर भार कम होता है पृथ्वी की तुलना में, लेकिन द्रव्यमान दोनों जगह पर वस्तु का सेम रहेगा और वो स्थान बदलने से नहीं बदलेगा।